वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हम डीएसएसबी हिंदी के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आज का भी सेशन शुरू करते हैं। उसमें भी हम हिंदी के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं या आपके डीएसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले है रात्रि। तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रजनी रात्रि का पर्यायवाची है, निशा रात्रि का पर्यायवाची है, और आपका विभांबरी भी रात्रि का पर्यायवाची है। इसके अंदर आपका तमस जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि के कुछ और पर्यायवाची चलिए देख लेते हैं। रात्रि का पर्यायवाची में एक आ जाएगा आपका शबरी। शबरी रात्रि का पर्यायवाची है, शबरी। उसके अलावा आपका आ जाएगा तमस ना होके आपका रात्रि का पर्यायवाची दूसरा होगा तमसवनी, ये आप लिख सकते हैं। एक विभांबरी मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है कि विभांबरी, रजनी और निशा आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो यामिनी होता है एक। यामिनी एक जो है पर्यायवाची है रात्रि का। उसके अलावा रेन हो गया आपका, छाया हो गया। ये सारे के सारे ही जो रात्रि के पर्यायवाची हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में आ सकता है, तो अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अनुस्वार के स्थान पर ण का प्रयोग कौन से शब्दों में हो सकता है। तो आप इन सबको उच्चारित करके देखिए। कंचा तो न का साउंड आ रहा है, यहाँ पर तो नहीं होगा। कंधा तो न का साउंड आ रहा है, ये भी नहीं होगा। कथा यहाँ पर भी नहीं होगा। पर अगर आप कुंठा बोलेंगे तो आपको अण का साउंड जरूर सुनाई देगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है इसका 2, कुंठा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका तत्सम शब्द। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तत्सम शब्द में मैंने आपको बताया था कि जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द से सीधा सीधा लिए गए हैं वो होते हैं तत्सम शब्द, और जो शब्द आपके थोड़े से बदल जाते हैं भाषा के आधार पर तो उनको कहा जाता है तद्भव शब्द। अगर हम इसमें देखें तो सफ़ेद जो है वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, रुख आपका हो जाएगा, नाक हो जाएगा। पर आज्ञा जो है ये आपका तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाता है आपका आज्ञा। अत्यंत में देखिए, अत्यंत में कौन सी संधि है। तो अत्यंत में है आपका यण संधि। अत्यंत में आपका यण संधि है। वो कैसे, जितने भी यण संधि के अंदर जो भी शब्द आते हैं य और व के आगे आपको आधा अक्षर ज़रूर दिखाई देगा, वो यण संधि का उदाहरण होता है। अयाधि संधि अगर आप देखेंगे तो अयाधि संधि बहुत सिंपल है। अगर आपका पवन होता है, सिंपल सिंपल से शब्द इसमें अयाधि संधि में आते हैं, तो ये आपका संधि विच्छेद होता है पो प्लस वन, इस तरीके से आएगा, पो प्लस अवन। चलिए आगे चलते हैं। मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे हैं, इनमें से कौन सा काल है। तो देखिए ये जो काल हैं इसमें वो जा रहे हैं, ना तो अभी पहुँचे हैं ना तो अभी वो पहुँचे हैं, वो जा रहे हैं, यानी कोई कार्य ऐसा है जो पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, तो वो आपका अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर ये डीएसएसबी ने गलत किया हुआ है। विदुषी भी आपका शुद्ध शब्द है, बुद्धिमती भी आपका शुद्ध है, श्रीमती भी आपका शुद्ध है, और अनावश्यक भी आपका शुद्ध शब्द है। तो इसके लिए बच्चों को मार्क्स दिए गए थे, ये आपके सारे ही सही हैं। मौलिकता में मूल शब्द आपका मूल आ जाता है। मौलिकता में अगर आपका मूल शब्द देखिए, मूल शब्द का मतलब होता है एक ऐसा सार्थक शब्द, एक ऐसा शब्द जिसको जितना ज़्यादा हो सके उतना तोड़ा जाए और बिल्कुल एक सार्थक शब्द बनकर तैयार हो जाए। तो मौलिकता में अगर हम तोड़ेंगे तो मौलिक बनेगा, मौलिक को भी अगर तोड़ेंगे तो मूल बनेगा। तो मूल एक ऐसा सार्थक शब्द है, इसके अलावा अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसका शब्द नहीं बन पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वह क्या जवानी है। तो जवानी शब्द कौन सा इसके अंदर से आ जाता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। मैंने कल आपको सर्वनाम के बारे में बताया था कि हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और उसमें पुरुषवाचक में आपका उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं, जिसके तुम, वह, उसका, उसका, इस तरीके से आते हैं। तो आपका पुरुषवाचक तो नहीं हो सकता। गुणवाचक की अगर हम बात करें, गुणवाचक विशेषण, तो मोटा, पतला, आना जाना, इस तरीके से जो गुण बताते हैं
वो गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं और विशेषण के साथ आपका संज्ञा शब्द जरूर लगता है। संबंध बोधक अव्यय भी यहाँ पर नहीं है। जवानी अपने आप में भाववाचक संज्ञा का एक रूप है, तो आप भाववाचक संज्ञा इसके अंदर लगाएंगे। मैं यथासंभव कार्य करूँगा। यथासंभव जो शब्द है वो आपका अव्ययी भाव समास है। कल मैंने आपको इस समास के बारे में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप ये वाली वीडियो देखिए। यथासंभव जो है वो आपका अव्ययी भाव समास है। इसका पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आपके कारक चिन्ह को लगाया जाता है, जैसे रसोई घर, रसोई का घर। फिर आपका द्विगु समास आता है। जैसे द्विगु समास में आप जो है संख्याओं को लेते हैं, जैसे कि आपका चौराहा हो गया, आपका तिरंगा हो गया। तो इस तरीके से आप द्विगु में संख्या लेते हैं। कर्मधारय समास में आप किसी की तुलना किसी से करते हैं, जैसे कि चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है। मृग नैनी, मृग के समान नैन, यानी कि आप उसका तुलना कर रहे हैं। चांद सा मुखड़ा, चांद के समान मुखड़ा। आगे चलते हैं। मूर्ख लेकिन धनवान के लिए लकोक्ति कौन सी होगी? तो यहाँ पर मूर्ख हो लेकिन धनवान हूँ, तो इसके लिए है आँख के अंधे, गांठ के परे। यानी आँख का तो वो अंधा है पर उसके पास पैसा बहुत है। गांठ के पूरे हैं वो, परे नहीं, पूरे हैं। बाकी पहला देखते हैं कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये वाक्य आपका बताता है कि भाई असमानता के भाव को दर्शाता है कि एक जो है वो बहुत ज़्यादा धनवान है और जो एक है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दूसरे को अगर आप देखें तो अर्ध जल गगरी छलकत जात, मतलब अज्ञान, कम ज्ञान वाला व्यक्ति या अज्ञान व्यक्ति जो है वो ज़्यादा ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, ज़्यादा ही उछल उछल के चीज़ों को बताता है। तो इसलिए यहाँ पर अर्ध जल गगरी छलकत जात। चौथे पे आप देखेंगे तो आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आपको दुगना मुनाफा हो रहा है। आपको आम के तो दाम मिल ही रहे हैं, साथ में आपको गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दांत खट्टे रहना यानी कि हरा देना, दांत खट्टे करना, हरा देना, ये इस मुहावरे का अर्थ होगा। वह सोमवार को आएगी, सोमवार को आएगी, तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाता है। अधिकरण कारक की एक आपको सिंपल सी ट्रिक मैं बताती हूँ। अधिकरण कारक की पहचान के लिए उसकी जगह पर आप जो है आसरे, दिनों, यहाँ वहाँ, समय आदि का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सोमवार को आएगी, एक समय के बारे में वो बता रहा है, तो यहाँ पर आपका अधिकरण समास होगा, यानी कि जो चीज़ समय को बताती है, समय को बताता है जो वाक्य। चलिए आगे चलते हैं। तद्भव शब्द, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि तद्भव और तत्सम दो तरीके के शब्द होते हैं। अभी ऊपर भी बताया। तत्सम जो है वो सीधा संस्कृत भाषा का शब्द है, तद्भव जो हिंदी भाषा के शब्द हैं। अब यहाँ पर है आपका हरा, हरा एक तद्भव शब्द है। रक्त अपने आप में तत्सम शब्द है। आप बोल सकते हैं खून, तो वो आपका हिंदी भाषा का शब्द होगा, यानी तद्भव होगा। श्वेत सफ़ेद को कहा जाता है, तो और कृष्ण आपके थोड़ा से सांवले रंग को कहा जाता है। अशुद्ध वाक्य छाटिए, पढ़कर आपको पता चल जाएगा। उन सबों को बुला लीजिए, तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। भाववाचक, भाववाच्य वाला वाक्य छाटिए। तो आपको पता होगा कि वाच्य जो हैं वो 3 होते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा वाच्य के बारे में बता देती हूँ। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध जो है वो कर्ता, कर्म या भाव से हो रहा है, तो वो वाच्य कहलाते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य, एक आपका कृतवाच्य और एक आपका होता है भाववाच्य। ये 3 तरीके के वाच्य होते हैं। भाववाचक, अगर मैं इसकी सिंपल थोड़ी सी ट्रिक देखूं तो जहाँ पर नहीं का यूज़ होता है ना, वो ज़्यादातर आपका भाववाच्य में आ जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिन वाच्य में आकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाचक कहते हैं। अगर मैं कर्म वाच्य की बात करूँ तो जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो, जैसे लिंग का परिवर्तन जो है वो कर्म के आधार पर हो रहा है, वचन के आधार पर हो रहा है, तो उसमें कर्म वाच्य आएगा। कृतवाच्य में आप कह सकते हैं कि जिन वाक्य में कर्ता मुख्य हो, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार हो रही हो, लिंग वचन का परिवर्तन कर्ता के अनुसार हो रहा, तो कृतवाच्य में आएगा। तो यहाँ पर एक ही ऐसा वाक्य है जो है आपका आकर्मक क्रिया के बारे में बताता है, तो यह है अब चला जाए, तो ये आपका भाववाचक
भाववाच्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो बिना वेतन के काम करे तो वो अवेतनीय है। बिना वेतन के काम कर रहा है, वेतन से काम करता है, वेतनीय है। अनुचर बोलते हैं जैसे किसी के यहाँ जो कार्य करते हैं उनके जो अनुचर होते हैं, मतलब आप दास कह सकते हैं अनुचर को। वेतनभोगी जो वेतन लेकर काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रत्याहार में उपसर्ग कौन सा है, तो आपका प्रा इसके अंदर उपसर्ग है। बाकी इसको दो भागों में आप काट सकते हैं, प्रा प्लस अत्यय प्लस आहार, तो इसका उपसर्ग आपका प्रा आ जाएगा। इच्छा शब्द का विलोम क्या है, तो इच्छा शब्द का विलोम है अनिच्छा। काव्य मंच पर डैश कविता पाठ करते हैं, तो काव्य मंच पर डैश कविता पाठ करते हैं, यहाँ पर कवि आ जाएगा। कवियों कोई शब्द अपने आप में नहीं होता, कवि ही होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए भी। पर स्त्रीलिंग के लिए वैसे कवित्री यूज़ किया जाता है, पर बहुवचन इसका नहीं होता, तो इसलिए कवि ही आएगा। ण वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, इसके लिए आपको खड़ी याद होनी चाहिए। क ख ग घ घ ये आपको पता होना चाहिए। ण के बाद च आता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।